ये तो कहावत भी है कि युवा जब चलता है तो इतिहास बदलता है। बड़ी बेरोजगारी की खाई है, उससे युवा त्रस्त है। अब ये तीसरी बार सरकार प्रदेश में पहली बार बनी है, तो इस इतिहास को बदलने के लिए प्रदेश के युवाओं को लामबंद होना होगा, क्योंकि आपराधिक घटनाओं का इतना बोलबाला प्रदेश के अंदर है कि हरियाणा के इतिहास में शायद मेरी जनरेशन ने तो क्या आपने भी नहीं देखा होगा। कभी यूपी और बिहार में जो सुना करते थे, अगर नायब सिंह सैनी यूं ही चलाते रहे, मुझे लगता है बीपीएल कार्ड ही खत्म हो जाएंगे हरियाणा के अंदर। गरीब खत्म हो जाएंगे, सब अमीर हो जाएंगे। अब ये संघर्ष का समय है और जंगी घोड़ों को कमान संभालनी पड़ेगी, अपने कंधों पर बोझ को उठाना पड़ेगा। 4 पीढ़ी का रिश्ता राजनीतिक नहीं हो सकता, वो एक पारिवारिक रिश्ता है। उस पारिवारिक रिश्ते को हम सिर्फ मौकों पर नहीं निभा सकते, हमें हर मौके उसको निभाना होगा। आज वो लोग कहाँ हैं, वो अभय सिंह चौटाला जी कहाँ हैं, मेरे आदरणीय चाचा जी, जो पानी पी पी कर ये कोस कर कहते थे कि मैं पैदल यात्रा पे चला हूं और जिस दिन इस यात्रा का समापन करूंगा, इनकी रजिस्ट्री को सड़क पर बिछा करके लोगों के सामने इनको उजागर कर दूंगा। आज वो हवा क्यों निकल गई उनकी? क्या हमारी सरकार लड़ाई लड़ेगी? ये तो एसवाइल की लड़ाई नहीं लड़ पा रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले इनके पक्ष में आ गए। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं और आज सत्य खबर के पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं दिग्विजय सिंह चौटाला। दिग्विजय सिंह चौटाला हरियाणा की यात्रा पर निकले हुए हैं युवाओं को जोड़ने के लिए। जब से युवा के प्रदेशाध्यक्ष बने हैं, उसके तुरंत बाद से लोगों के बीच में निकले और लोगों को जोड़ने का काम करे। विशेष तौर पर युवा टारगेट पे है, क्योंकि जेजेपी की जो रेसिपी रही है वो युवा ही रही है। क्योंकि अगर बात करें दुष्यंत की बात करें, वो युवा नेता है, दिग्विजय की बात करें युवा नेता है, दोनों ही युवा इस पार्टी को चला रहे हैं, तो मेन टारगेट पे युवा ही है। और दिग्विजय ने अभी पिछले 4-5 दिन में जो शुरू किया है सफर, उसमें कितनी सफलता हासिल की है ये हम जानने की कोशिश। दिग्विजय जी, बहुत स्वागत है आपका सत्य खबर में। कैसा चल रहा है ये सफर? बहुत अच्छा चल रहा है। आपने युवाओं का जिक्र किया, और ये तो कहावत भी है कि जो युवा जब चलता है तो इतिहास बदलता है। और अब जो ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है, अब ये तीसरी बार सरकार प्रदेश में पहली बार बनी है, तो इस इतिहास को बदलने के लिए प्रदेश के युवाओं को लामबंद होना होगा। आज जो सरकार की बेकायदियां हैं, जहां जहां हम जा रहे हैं, आज सबसे बड़ी बेरोजगारी की खाई है, उससे युवा त्रस्त है। कोई भी परीक्षा सरकार ठीक ढंग से करा नहीं पा रही। सत्यदेव जी, सबसे बड़ी चुनौती है एचपीएससी के अंदर अनियमितताओं को लेकर के। आज जो पीछे प्रश्न आया, जो इनका पेपर था, उसके अंदर 30 से ज्यादा प्रश्न बिहार को लेकर के थे, हरियाणा के अंदर। पेपर बिहार का हो रहा है या हरियाणा का? तो युवा अचंभित है। आज हर तरीके से ये सरकार युवाओं को लेकर जो मामला है उसमें विफल है। सबसे बड़ा मुद्दा है जो घरों में बैठी माएं हैं, जो अपने बच्चों का, बेटे बेटियों का इंतजार घर में कर रही होती हैं, आज वो शाम को घड़ी की तरफ देखती हैं कि समय रहते बेटा बेटी घर आ जाए, क्योंकि आपराधिक घटनाओं का इतना बोलबाला प्रदेश के अंदर है कि हरियाणा के इतिहास में शायद मेरी जनरेशन ने तो क्या आपने भी नहीं देखा होगा। कभी यूपी और बिहार में जो सुना करते थे, वो आज हरियाणा में है। मैंने पिछले 40 दिनों का जो प्रमुख अखबार हैं, चाहे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, दैनिक ये दूसरे अखबार हैं, पंजाब केसरी है, इनका सबका अध्ययन करवाया और उसका रिकॉर्ड कलेक्ट करवाया। कोई ऐसा पन्ना नहीं है जिसपे आपराधिक घटनाओं की चर्चा ना हो रही है। कल एक आदेश सरकार ने निकाला और आपको भी अचंभा होगा कि जो शराब के ठेकेदार हैं, प्रदेश की सरकार ने कहा कि शराब के सभी ठेकेदारों को जिनके पास आम के लाइसेंस नहीं है, उनके तुरंत अलॉट कर दिए जाएं, हफ्ते के अंदर उन्हें लाइसेंस अलॉट कर दिया जाए। आप इसी बात से कल्पना कर सकते हैं कि प्रदेश के मुख्य सेवक मुख्यमंत्री ने और प्रदेश के डीजीपी ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं गुंडे बदमाशों के सामने। जहां हम बैठे हैं, जींद के अंदर 2 आपराधिक घटनाएं, हत्याएं कल घटी हैं। ये नहीं पता कि आज शाम को हम क्या खबर सुनेंगे। ऐसे में ये भी एक विषय है, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, किसी भी स्तर पर, चाहे कोई किसान हो, डीएपी के लिए आज कितना ज्यादा त्रस्त है। हर वर्ग, किसको तो बताऊं, हमारा दलित तबका है, जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन के कार्ड्स थे, वो 6 लाख की संख्या के अंदर गरीबी रेखा से नीचे वाले काट दिए। मुझे सरकार के अंदर बैठे नुमाइंदे ये तो समझाएं, वो जादू की छड़ी कौन सी छड़ी है
जिससे चलाई और एक दिन में 6 लाख अमीर हो गए। अगर नायब सिंह सैनी यूं ही चलाते रहे, मुझे लगता है बीपीएल कार्ड ही खत्म हो जाएंगे हरियाणा के अंदर, तो गरीब खत्म हो जाएंगे, गरीब खत्म हो जाएंगे, सब अमीर हो जाएंगे, सब अमीर हो जाएंगे। अच्छा, हमारा जो कर्मचारी हैं उनके इतने विषय हैं। अभी आज का एक विषय है कि हाउस रेंट अलाउंस हमारा तो 80,000 है और हमारे प्रदेश के साथ लगता दिल्ली के अंदर वो 1 लाख से ऊपर है। राजस्थान जहां अलाउंस कम होना चाहिए वहां भी 1 लाख से ऊपर है। तो आज कर्मचारी उसकी आवाज उठा रहे हैं। बहुत सारी आवाज है प्रदेश के अंदर। मैं अगर जिक्र करूंगा तो शायद ये पॉडकास्ट आपका बहुत लंबा चल जाएगा। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता हूं। अमूमन हम राजनीति में देखते हैं कि चुनाव जब हो जाते हैं तो उसके बाद 3 साल तक जो नेता हैं शांत हो जाते हैं, वो अपने काम धंधे करते हैं, वो देखते हैं। लास्ट के 2 ईयर में वो लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, लोगों का अपना फेस दिखाना शुरू करते हैं, आना जाना शुरू करते हैं। दिग्विजय को ऐसी क्या जल्दी हुई कि 1 साल भी पूरा नहीं हुआ सरकार का और शुरू हो गए? नहीं, 1 साल नहीं, मैं तो 15 दिन के बाद ही डवाली के अंदर अपने क्षेत्र में गया जहां मुझे 35,000 से अधिक मत लोगों ने दिए। मुझे भी एक मैंडेट दिया है, चाहे मैं तीसरे नंबर पर आया हूं। मैं उन सभी लोगों के घर जाकर के आया, गांव में जाकर के आया, सबका आभार प्रकट कर करके आया और सबको ये विश्वास दिला करके आया कि किसी ने वोट दिए या नहीं दिए, मगर जो मेरी भूमिका है वो सक्रिय भूमिका रहेगी 5 साल के लिए। और सड़क की लड़ाई मैं लड़ूंगा, विधानसभा की लड़ाई आदित्य देवीलाल जी लड़े और सड़क की लड़ाई मैं लड़ूंगा, ये मैंने वादा दिया। जिस दिन मैंने वो काम पूरा कर लिया, मैंने एक लाइब्रेरीज का बीड़ा उठाया था, वो लाइब्रेरीज का काम भी हमारा सुचारू रूप से चल रहा है। इलाके के अंदर, डवाली के अंदर कैंसर की बहुत बड़ी समस्या है और उसके साथ साथ नशे की बहुत बड़ी समस्या है। उस पर भी हमारा आयास संस्था के माध्यम से जो काम चल रहा था वो सुचारू रूप से आज भी चल रहा है। मंथली हमारे कैंप्स वहां पर लग रहे हैं। मैंने पार्टी से ये रिक्वेस्ट की, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का भी ये मानना था कि मेरा राजनीतिक रोल थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। जो मैं जनरल सेक्रेटरी के पद पर था वो थोड़ा पैसिव रोल था, एक्टिव रोल में आना था। और क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अब ये संघर्ष का समय है और जंगी घोड़ों को कमान संभालनी पड़ेगी, अपने कंधों पर बोझ को उठाना पड़ेगा। तो मुझे पार्टी ने युवा का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी प्रदेश के अंदर दी। मैंने पहले ही दिन ये फैसला किया कि अब घर बैठने का समय नहीं। 4.25 साल तो बहुत कम होते हैं, मुझे तो बहुत कम लगते हैं। मैंने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि जो काम करने वाले हैं वो आगे आ जाएं और जो सुस्त हैं वो पीछे हो जाएं। और पहले ही दिन से हम फील्ड के अंदर उतर गए। आज मैंने 10 जिले कंप्लीट कर लिए हैं। आपको अचंभा होगा कि कल तक मैं 40 हल्के कंप्लीट कर चुका हूं। प्रदेश के 40 हल्कों के अंदर जाकर के हमने जनमानस की भावनाओं को जाना, उनके हालचाल को जाना। जब गांव में जाएंगे तो लोगों की असलियत को जानेंगे, आज की समस्याओं को जानेंगे। इन एसी के कमरों के अंदर बैठ करके हम भाषण तो दे सकते हैं, मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, मगर लोगों की मूलभूत जरूरियात को नहीं समझ सकते। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें एक सवाल मेरा ये भी रहता है। एक तो ये रहता है कि पिछला जो रिजल्ट आया वो मन में है कि उस प्रकार का कोई रिजल्ट ना आए, इसीलिए पहले से ही लोगों के साथ आप मिलना शुरू कर दो। हम रिजल्ट की परवाह करने वाले लोग ही नहीं है, ये हमारी नस्ल ही नहीं है। चौधरी देवीलाल जी का खून हमारी रगों में है और वो संघर्ष के अंदर जिया और मरा है। चौधरी देवीलाल जी ने ताउम्र, आप उनका इतिहास उठा करके देखो, देश की जंग आजादी से लेकर के हरियाणा बनने तक और हरियाणा बनने के पश्चात चाहे इमरजेंसी काल से लेकर के लास्ट तक, जब तक वो जिए, लोगों के लिए जिए, लोगों के बीच में जिए। मैं गांव में जब जाता हूं तो एक ही बात कहता हूं कि हमारा और आपका 4 पीढ़ी का नाता रिश्ता है, आज का संबंध नहीं है। 4 पीढ़ी का रिश्ता राजनीतिक नहीं हो सकता, वो एक पारिवारिक रिश्ता है। उस पारिवारिक रिश्ते को हम सिर्फ मौकों पर नहीं निभा सकते, हमें हर मौके उसको निभाना होगा। हर मौके हमें लोगों के सुख और दुख का हमदर्द बनना होगा, उसमें शामिल होना होगा। इसलिए उस रिश्ते को और गहरा करने, रिजल्ट कोई भी रहे, रिजल्ट की बेपरवाह बेचिंता होकर के हम उन चीजों को पीछे छोड़ देते हैं। रिजल्ट तो चौधरी देवीलाल जी घिराई से चुनाव हार गए थे, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। देश के उप प्रधानमंत्री रह करके वो एक छोटा सा चुनाव हार गए, तो रिजल्ट की क्या परवाह है। अच्छा, हम आगे बढ़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, अब लोग क्या कहते हैं सरकार को लेकर के? तो आप कहते हैं कि सरकार से तो लोग ये कहते हैं कि हमने तुम्हारे सिर पर दोष तो मंड दिया, मगर उसका आंकलन नहीं कर पाए। आपकी सीट सिर्फ 10 थी, आपसे उम्मीद हम कर बैठे 40-45 वाली की। आप छोटे पार्टनर थे, आपसे कम सीट होने के बावजूद ज्यादा उम्मीद लगा बैठे। और इन लोगों ने, ये जो आपके विरोधी थे, कांग्रेस के लोग, इंडियन नेशनल लोकदल के लोग, इन्होंने अपने झंडे उतार करके, किसान के झंडे बांध करके
अपना भेष बदल बहरूपिया बन करके आप लोगों को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि आपको पता होगा कभी दुष्यंत जी पर ये आरोप लगाए गए कि प्रदेश के अंदर धान घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, कभी कहा गया रजिस्ट्री घोटाला हुआ, कभी कुछ और कहा गया। दुष्यंत जी ने कभी परवाह नहीं की और सदैव ये कहा कि मैं हर जांच के लिए उसका स्वागत करता हूं। आज भी मैं ये कह रहा हूं प्रदेश की सरकार से और इन लोगों से कि विधानसभा में हमारा एक भी मेंबर नहीं है, 90 के 90 मेंबर हमारे से ऑपोजिट पार्टीज के हैं। अगर दुष्यंत जी ने कोई अनियमितताएं बरती थी तो फिर किस बात की देरी है? ठीक बात, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आज वो लोग कहां हैं? वो अभय सिंह चौटाला जी कहां हैं, मेरे आदरणीय चाचा जी, जो पानी पी पी कर ये कोस कर कहते थे कि मैं पैदल यात्रा पे चला हूं और जिस दिन इस यात्रा का समापन करूंगा इनकी रजिस्ट्री को सड़क पर बिछा करके लोगों के सामने इनको उजागर कर दूंगा। आज वो हवा क्यों निकल गई उनकी? घबरा क्यों गए? किस बात से घबरा गए? क्योंकि असलियत ये है कि ये बेबुनियादी बातें करने वाले लोग, एसी के कमरों में बैठकर राजनीति करने वाले लोग ये लड़ाई नहीं लड़ सकती जनता की। जनता की लड़ाई वही लड़ सकता है जिसके मन में जज्बा हो। आज चुनाव के पश्चात हमारी पूरी पार्टी एक्टिव मोड में है, मेंबरशिप अभियान जारी है, हम जनता के बीच में है। हर वर्ग हमारी पार्टी का, हर चाहे डॉक्टर अजय सिंह जी से लेकर के एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता कोई हमारी श्रेणी का है, हम सब जनता के लिए फील्ड में उतरे हुए हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही तो हमारा कर्तव्य है कि सत्ता में रहो तो उनके काम करो, विपक्ष में हो तो जनता के बीच में जाकर उनकी लड़ाई लड़ो। अभय सिंह को थ्रेट मिली है, जमाना ही ऐसा है जी, क्या करें। इतनी गुंडाई और इतना बदमाशी बढ़ गई प्रदेश के अंदर कि जो लोग ये कहते थे कि मैं एक दिन का मुख्यमंत्री बन जाऊं तो मेरा चेहरा देख करके भाग जाएंगे, शायद उन्हें भी अब सोचने की जरूरत है। डर गए हैं वो भी इस बात से। हाँ, उनको भी जो ये कह रहे थे कि मैं तो अगर ये हो जाए, मैं बन जाऊं एक दिन का हाइपोथेटिकल मुख्यमंत्री, हाँ। जैसे अनिल कपूर एक पिक्चर के अंदर बने थे, नायक बने थे। तो मेरे हिसाब से उनके लिए भी रियलिटी चेक है, अभय सिंह चौटाला के लिए भी, कि तेरा दौर भी जा लिया, क्योंकि वो धमकाया करते थे, अब उन्हें धमकियां मिल रही। अच्छा, आपको लगता है कि अब सिर्फ दोनों चौटाला परिवारों के बीच एक दूसरे पे छींटाकशी ही राजनीति रह गई है? ऐसा नहीं है, या एक को तो पीछे हटना पड़ेगा? नहीं, हमने कभी भी अपनी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया। हमने कभी भी कोई भी बात ऐसी नहीं कही जो समाज और चाहे राजनीतिक तौर पर बिलो द बेल्ट हो। हमने सदैव पारिवारिक मान सम्मान को, शिष्टाचार को जो है ना बनाए रखा। अब कोई कैसी बात कहे, कोई क्या कहे, मैं इस बात पर तो उनको पाबंदित नहीं कर सकता। अभी उनकी अर्जुन का एक बयान था कि वो राजनीति की, वो हरियाणा की राखी सावंत है आपको लेकर के। तो मैंने कहा ना कि जैसे संस्कार पिता से मिले वैसा ही शिष्टाचार वो करेंगे। और मैं उन्हें एक बड़ा भाई होने के नाते यही कहूंगा कि वो, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। वो चौधरी देवीलाल जी के पड़पोत्र हैं, उन्हें जनता की सेवा करनी चाहिए, रानिया हल्के के लोगों के टेलीफोन उठाने चाहिए, वहां की लोगों की भावना को जानना चाहिए, उनके काम करने चाहिए। दुष्यंत चौटाला 5 साल सांसद थे, विपक्ष के सांसद थे, पक्ष के नहीं थे। ऐसे ऐतिहासिक काम दुष्यंत चौटाला ने किए जो आज भी लोग याद करते हैं। वाईफाई गांव के अंदर लेकर के जाना, ट्रैक्टर की सवारी कर किसान के ट्रैक्टर पर लगे टैक्स को हटवाना। यानी मैं अगर उनके काम गिनवाने लग जाऊं तो भाई अर्जुन या भाई करण से मैं यही कहूंगा, आप मेरे छोटे भाई हो, मैं चाहता हूं कि आप राजनीति के शीर्ष तक जाओ, मगर वो तभी संभव है जब जन भावना की कदर आप लोग करो। उधर से अभय जी का भी अभी एक पॉडकास्ट में वो अजय जी को जयचंद कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जैसी संस्कृति, जैसी सोच, पहले भी तो कहते थे, पता नहीं क्या क्या कहा, मुगल एम्पायर से हमारा कंपैरिजन कर दिया। तो वो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ, जनता की लड़ाई लड़े। दरअसल वो उनका गेयर गाड़ी का फंस चुका है। वो हमारी इस जेजेपी सोते जागते, मुझे लगता है रात को नींद भी नहीं आती होगी, नींद की गोली लेकर के सोना पड़ता होगा कि दुष्यंत का सपना ना आ जाए। अच्छा, बीजेपी के साथ आप लोगों ने 4.5 साल निभाया जी। अच्छा अनुभव था, कड़वा अनुभव था? सीखने का अनुभव था। अच्छा और कड़वे की बात नहीं होती। अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो हम सीख रहे हैं। और जनता के लिए ये जो एक्सपीरियंस हमारे जहन में आएगा समय समय पर लोगों के बीच में जाने से, सत्ता में भी हम रह लिए, उससे भी हमें बहुत एक्सपीरियंस आया, अफसरशाही के साथ एक्सपीरियंस आया, सबसे बड़ी बात तो वो है।
और वो सब हमने देख लिया। तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो और परिपक्व होकर के और मैच्योर होकर के बढ़ेंगे। आने वाले 4.25 साल के अंदर जनता के बीच में जब जाएंगे तो और एक्सपीरियंस, लाइफ इज एक्सपीरियंस, लोगों के बीच में जाना, लोगों के बीच में रहना, लोगों के बीच में संघर्ष करना, ये हमारी क्लासरूम का लेसन है और सीखते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। एक रहता है कि जब आप किसी के साथ गठबंधन में होते हैं, जब आप एक छोटी पार्टी के तौर पे वहां पे होते हैं, तो ऐसा दबाव रहता था कोई काम करने का, निर्णय लेने का? इस बात में तो कोई दो राय ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ समय के बाद, सरकार बनने के कुछ समय के बाद, हमारी हर संस्था पर, यानी हर डिपार्टमेंट पर और हर जगह एक अलग सा माहौल पैदा कर दिया। दुष्यंत जी को सप्रेस करने के लिए हर संभव प्रयास किया और ये जनता भी जानती है, जनता भी मानती है, जनता इसकी चर्चा भी करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब जितने काम करना चाहते थे उतने नहीं कर पाए उस वजह से? नहीं, उससे तो बहुत ज्यादा चीजों में अड़चन वो लोग बने। अब एक छोटा सा उदाहरण है, 75% आरक्षण की लड़ाई। क्या सरकार इसको लेकर के आज गंभीर है? क्या सरकार ने इसको लेकर के कोई बयान दिया? मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला द्वारा बनाया गया बिल था वो कोई अकेला बिल नहीं था एक पार्टी का। तो क्या आज उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हरियाणा के नौजवानों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए क्या हमारी सरकार लड़ाई लड़ेगी? ये तो एसवाइएल की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले इनके पक्ष में आ गए। तो फिर इनसे कैसे उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये हमारे, क्योंकि आप ये देखिए आज हजारों नौकरियां हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, उसमें हजारों क्यों लाखों नौकरियां हैं, उनमें सिर्फ हरियाणवी की संख्या 8% है। अगर ये कानून लागू हो जाता है तो हमारे लिए, जो कहते हैं ना कि एक ऐसा कानून होगा जैसे चौधरी देवीलाल की लोग पेंशन को याद करते हैं, वैसे इस कानून को याद करेंगे। अच्छा, अभी दुष्यंत चौटाला की एक फोटो वायरल हुआ था और उस फोटो में वो दीपेंद्र हुड्डा के साथ जी, उसको लेकर के बड़ी सारी चर्चाएं। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की ताई जी का देहांत हुआ और हमारे परिवार की तरफ से संवेदना प्रकट करने, शोक प्रकट करने जो है, दुष्यंत चौटाला जी उनके निवास स्थान पर, उनके घर पर गए थे। और बंद कमरे में जब राजनीतिक लोग बैठते हैं तो उस पर फिर लोग कयास लगाने लग जाते हैं। इस मुलाकात का राजनीतिक तौर पर कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक तौर पर उनके परिवार में शोक का समय है और उस दुख की घड़ी में दुष्यंत जी उनके साथ अपनी संवेदनाएं देने गए। चलिए मान लीजिए कि वो तो चलो संवेदना के लिए वो वहां पे गए थे, पर क्या कभी ऐसे हालात हो सकते हैं कि जेजेपी कांग्रेस के साथ जाए या कांग्रेस को साथ लेकर के चले? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि राजनीति के अंदर, राजनीति वो तो हाइपोथेटिकल गेम है, इसके अंदर कल क्या हो जाए, क्रिकेट की अगली बॉल पर छक्का लगेगा या नहीं, ये नहीं बता सकते। ये बहुत कैलकुलेटिव होता है। अब हमने थोड़ी बीजेपी के साथ जाना था, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमें जाने का कोई शौक नहीं था, बीजेपी के साथ क्यों जाना पड़ा, इसका बहुत बड़ा आंकलन करने की जरूरत है प्रदेश की जनता को, उस एनालिसिस करने से पहले कि दुष्यंत क्यों गए। हमने जब सत्ता बनी, जब हमारे 10 विधायक जीत करके आए तो वो दिल्ली की हमारी 18 जनपद के दफ्तर पर आए। ठीक है। वहां पर हमारी पार्टी के पोलिट ब्यूरो की मीटिंग हुई और विधायक दल की मीटिंग हुई। उसमें मुझे और डॉक्टर केसी बांगड़ को पार्टी ने इस बात के लिए नियुक्ति दे दी कि आप प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा से टेलीफोनिकली बातचीत करो और उन्हें 10 विधायकों का बाहर से समर्थन देने का लेटर जारी करो। मैंने हुड्डा साहब से 4 दफे टेलीफोन पर बातचीत की और हुड्डा साहब इस बात को स्वयं स्वीकारते भी हैं। डिनाइल, जब आदमी डिनाइल नहीं करता तो उसको स्वीकारना ही होता है। हुड्डा साहब ने कहा, पहले तो कहा कि हम इसके बारे में विचार करते हैं, 4th कॉल तक ये कहा कि ये संभव नहीं है क्योंकि हमारे साथ कोई भी निर्दलीय आने को तैयार नहीं, निर्दलीय सब बीजेपी के साथ जाएंगे। ऐसे में हम 10-15 साल से सत्ता से बाहर थे, 15 साल से सत्ता से बाहर थे, उस दिन की मैं बात करता हूं। अगर हम 5 साल सत्ता से बाहर और बैठ जाते तो 20 साल में नई नस्ल आ जाती है। उस नई नस्ल को दिग्विजय चौटाला या पार्टी का कार्यकर्ता क्या बताता कि हमने 20 साल में क्या किया, या आपकी इस जनरेशन के लिए ये इतिहास में हमने काम किए, उसको हम कन्विंस कैसे कर पाते। तो सत्ता के अंदर हिस्सेदारी, दीनबंधु सर छोटूराम कहते थे कि कलम की ताकत से ही फैसले होते हैं। उन्होंने तो अंग्रेजी शासकों के साथ उनकी कलम चलवा करके किसानों के हित के फैसले करवाए कि नहीं करवाए।
तो आज दुष्यंत जी ने बीजेपी के साथ अगर वो सांझे में 20% का हिस्सा मिला तो उसमें जनता के ही काम किए, 75% आरक्षण को लागू किया, महिला को 50%। मैं गांव गांव में जाता हूं, मैं कहता हूं जी आप इस बात को एक्नॉलेज क्यों नहीं करते कि आज जो ये सरपंच महिलाएं बनी, महेंद्रगढ़ के एक गांव में गया, 23-24 साल की लड़की सरपंच बनी है, हरियाणा की सबसे नौजवान सरपंच है, और पूरे गांव में वो लोग ये कहते हैं बड़े गर्व से कि हमारी सरपंच सबसे नौजवान सरपंच है। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या ये पता है कि किसकी बदौलत पड़ी है? तो गांव की महिलाएं कहने लगी नहीं, हमें नहीं पता। अगर दुष्यंत कानून नहीं बनाता तो क्या वो बेटी, हमारी बहन जो है वो सरपंच बन पाती? ये सोचने का विषय है। ठीक बात है। बैकवर्ड समाज के लोगों को पंचायती राज में हिस्सा देना, अच्छा है कि मुख्यमंत्री बैकवर्ड है आज के मुख्यमंत्री, मगर क्या पंचायती राज गांव की सरकार में दुष्यंत जी ने नहीं हिस्सा दिया? लोग मानते हैं इस बात को। क्या खाते में सीधा पैसा? कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, कहीं पर भी नहीं है व्यवस्था। किसानों के खाते में सीधा पैसा, 72 घंटे के अंदर पेमेंट, किसानों को पूरा पानी देना। कल नरवाना के अंदर था, कहते थे, उछाना में था कि पानी की कोई कमी नहीं थी दुष्यंत चौटाला जब यहां पर थे। आज लोग इस बात से दुखी हैं, प्रताड़ित हैं। तो फिर इसके बावजूद भी देखिए, क्योंकि ये किसानों के लिए एक बड़ा काम था कि उनके खाते में सीधे पैसे जाएं, तो इसके बावजूद भी कन्विंस क्यों नहीं कर मगर शर्मा जी, उसी के साथ साथ किसान का एजिटेशन चल रहा था, और किसान के एजिटेशन के अंदर एक बहुत गहरा षड्यंत्र, कोई खट्टर के बारे में बात नहीं करता था, कोई किसी और नेता के बारे में बात नहीं करता था, एक बहुत गहरा षड्यंत्र सभी राजनीतिक दलों का, जितने भी राजनीतिक दल हैं, ABCD सब मिलकर के दुष्यंत चौटाला को गिराने में, उसको नाकाम करने में, उसको कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें वो एक बार के लिए सफल तो हुए, मगर काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। मैं इन लोगों को आगाह करता हूं। मुझे तो अचंभा होता है कि उत्तर प्रदेश से चलकर जयंत चौधरी हर टोल पर जाकर सिर्फ दुष्यंत का नाम लेते थे कि बीजेपी के साथ क्यों गया, भारतीय जनता पार्टी तो किसानों पर जुल्म ढा रही है। मैं सत्यदेव जी आपसे ही पूछूंगा कि जयंत चौधरी आज कहां है? किरण चौधरी जो भला और बुरा कहती थी और हर जगह जाकर के विरोध करती थी, आज वो किरण चौधरी कहां है? बीजेपी। तो सोचने का विषय है, जब ठंडे दिमाग से, अब क्योंकि समय है, 4.25 साल है, तो लोग कोई जल्दबाजी में नहीं है, और ना ही कल को फैसला होना। बरसाती मेंढक तो बरसात में निकलेंगे, समझे कि नहीं? आज लोग वहां चौपालों में बैठ के ठंडे दिमाग से जब सोच रहे हैं, तो ये कह रहे हैं भाई महाराज छोरा ही ठीक था, इससे बढ़िया तो कम से कम ठीक है, वो जैसा भी था ठीक है। दुष्यंत जी से भी गलतियां हुई होंगी, मुझसे भी गलतियां हुई होंगी, हम इंसान गलतियों का पुतला है, मगर है तो आपके ही, तब भी जनता के बीच में, देवराज भी जनता के बीच में है। आज कांग्रेस की स्थिति क्या देखते हैं आप हरियाणा में? कांग्रेस की स्थिति बची नहीं। कांग्रेस की स्थिति तो आपस में लड़ भिड़ कर, झगड़ कर कांग्रेस ने एक दूसरे को खत्म कर लिया। कांग्रेस, देखो, एक माला होती है, उसमें मोती पिरोने पड़ते, 36 जात को साथ लेना पड़ता है। कभी एक जाति से सरकार किसी की बनी है क्या? कभी एक इलाके से किसी की सरकार बनी है क्या? ये सोचने का विषय है। माला में जब मोती पिरोए जाएंगे, सबको साथ लिया जाएगा, तब सरकारें बनती हैं। कांग्रेस इसको ऐसा नहीं कर पाई। हुड्डा जी ने शैलजा जी को दुत्कार करके, और जो नारनौंद की रैली के अंदर एक कांग्रेस के सज्जन ने उनके बारे में विचार रखे, जाति सूचक शब्द अपना करके, तो मेरे हिसाब से सरकार तो उसी दिन खो दी थी। पर आप एक बात तो मानिए ना, आपने कहा कि एक जाति से नहीं चलती, लोकदल का भी मेन वोटर हमेशा से जाट ही रहा है, तो शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अब की बार वही करने की कोशिश की। ये कहना बिल्कुल गलत है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि जाट प्रोमिनेंट संख्या में बसता है, जाट बड़ी संख्या में बसता है, तो जाट वोटर हो सकता है, मगर क्या सैनी वोटर नहीं था? क्या दलित वोटर नहीं था? क्या बैकवर्ड का वोटर नहीं था? क्या ब्राह्मण वोट नहीं करता था? हर वर्ग, क्या राजपूत वोट नहीं करता था? हर वर्ग, कोई भी वर्ग, अब मैं नाम लूंगा तो ये तो 36 जाते हैं, 36 जाते हैं, सबका साथ मिला। चौधरी देवीलाल जी ने 1987 का जब चुनाव लड़ा तो 85 सीट आई थी। 85 सीट, क्या आपको लगता है कि सिर्फ ऐसा संभव था कि एक कास्ट की वजह से आ सकती है? ऐसा संभव नहीं है। हमें यह समझना होगा, और मैं सबको यह कहूंगा कि इस सद्भाव को तो हमें कायम करना ही होगा। प्रदेश के अंदर यह सद्भाव बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। बीजेपी की तो सोच है, वो एक नारा देते हैं बड़ा कैलकुलेटेड कि बटोगे तो कटोगे। बांटता कौन है? हिंदू मुसलमान कौन करता है? बीजेपी करती है। जाट गैर जाट कौन करता है? बीजेपी करती है। दलित गैर दलित कौन करता है? बीजेपी करती है। हिंदू सिख कौन करता है? बीजेपी करती है। बांटते भी हैं, काटते भी हैं, और फिर बताते भी हैं कि बटोगे तो कटोगे। यानी ये सोचने का विषय है। बीजेपी का जो डीएनए है
इस इंस्टीट्यूशन का जो डीएनए है वो बहुत गहरा है। ठीक है, हमने इनके साथ काम किया, आज भी नहीं, पहले भी किया, पीछे सरकारें रही, चूंकि देवीलाल जी के जमाने से इनके साथ रहे, मगर ये छोटे पार्टनर के तौर पर थे। हाँ। इस बार ये मेजर पार्टनर थे, इसीलिए हमें बदनामी ज्यादा मोल मिली। मगर दुष्यंत छोड़ देते तो वो काम भी नहीं हो पाते और सरकार फिर भी चलनी थी, इस बात का प्रमाण भी साबित हो गया। हाँ, वो 4.5 के बाद भी चलती रही सरकार। नहीं, ये तो बच्चा बच्चा मान रहा है जी, और किसी ने चूं भी नहीं करी। दादरी का जो विधायक था, सांगवान साहब, अपने इससे पहले जो विधायक था, वो किसान आंदोलन में तो वहां धरने पे बैठे थे, और दुष्यंत चौटाला के छोड़ते ही वो मुख्यमंत्री की कुर्सी कोठी पे बैठे थे। हाँ। वो खाप के प्रधान हैं, हम उनका आदर करते हैं, मगर आप सोच के तो देखो। मगर क्या है कि वो मैटर नहीं करते प्रदेश के लिए, दुष्यंत चौटाला मैटर करता है। अरे भलाई बुराई, लोग विरोध किसका करेंगे? जिंदा नस्लों को ही तो विरोध होता है, मुर्दे का कौन विरोध करेगा? आज आप देख लो ना, सारे के सारे जितने भी नेता हैं, दुष्यंत चौटाला फिर शुरू हो गए, दुष्यंत चौटाला ने ये, दुष्यंत चौटाला ने वो। क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई ये तो गर्दन उठाएगा दोबारा, ये तो खड़ा होगा, इसको एक बार तो तुमने गिरा दिया, मगर ये हौसला नहीं हारेगा, फिर खड़ा होगा। चौधरी देवीलाल का वारिस है ये, फिर खड़ा होगा, उनकी राजनीतिक विचारधारा को इसने आगे बढ़ाना है, ये फिर खड़ा होगा, फिर हौसला करेगा। तो मैं ये मानता हूं कि हम, जो चौधरी देवीलाल जी ने सदैव हमारे अपने काडर को सिखाया, और डॉक्टर साहब तक हम देखते हैं कि अपनी लकीर लंबी करो, किसी दूसरे की लकीर को काटने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, चुनाव में एक बड़ी बात थी, जेजेपी का विरोध था, बीजेपी का भी विरोध था, कांग्रेस से लोगों का बड़ा लगाव भी था, फिर भी कांग्रेस हार गई। सत्यदेव जी, अगर ये हमारे पल्ले होता ना, ये आंदोलन और ये लहर और ये हमें मिली होती, तो 70 सीट आनी थी। कुछ एनालाइज किया भी, क्योंकि दुश्मन का एनालाइज भी तो जरूरी है। एनालाइज तो साफ स्पष्ट है कि ईडी और सीबीआई से लड़ना, बीजेपी की उस ताकत से लड़ना हर किसी के बस की बात नहीं। चोई भूपेंद्र हुड्डा ने बहुत कैलकुलेटेड गेम खेला है, वो चाहते ही नहीं थे। जयप्रकाश ने तो मंच पे कहा था कि हम चाहते ही नहीं कि 45 सीट आए, कहा था कि नहीं? तो आज याद करो उन बातों को। मगर फिर वही वाली बात कि जयप्रकाश क्या कहता है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रदेश के लिए। दुष्यंत चौटाला मैटर्स, इसीलिए जब तक ये हरियाणा रहेगा और दुष्यंत जी राजनीति करेंगे, ही विल मैटर, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव लीडर है, वो प्रदेश के लिए वो सबका साझा है, नरम है, सबको साथ लेके चलता है, ऐसा लीडर दूसरा नहीं है। इसलिए ही विल मैटर, एंड इनके पेट में दर्द होता रहेगा। इन सभी विरोधियों को यही कहूंगा आपके इंटरव्यू के माध्यम से, अच्छे डॉक्टरों से अच्छी दवाई लें, इसका हमारे पास इलाज नहीं। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह चौटाला मेरे साथ थे और आज की राजनीतिक चर्चा इनके साथ थी कि आज के हालात पे, प्रदेश के हालात पर बेबाक हमेशा की तरह आज भी इन्होंने जवाब दिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय, आपने हमें इतना वक्त दिया। तो दोस्तों, आप जिस प्रकार से इन्होंने बेबाकी से जो जवाब दिए, इस पर आप लोगों का क्या कहना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक नमस्कार। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।